इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं रह जाते बल्कि एक पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। एडोल्फ हिटलर बस एक ऐसा ही नाम है। ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? तानाशाही, क्रूरता और एक ऐसा भयानक युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आज हम बात करेंगे उसी शख्स की जो इतिहास के सबसे बड़े, सबसे भयानक नरसंहारों में से एक का जिम्मेदार था। एक ऐसा नरसंहार जिसमें करोड़ों, जी हां, करोड़ों लोगों की जानें गईं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर ये सब हुआ कैसे? मतलब एक मामूली बैकग्राउंड से आया हुआ लड़का जो कभी आर्टिस्ट बनने के सपने देखता था, वो दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार तानाशाह कैसे बन गया? तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी शुरुआत से वो इतनी ज्यादा, इतनी विनाशकारी ताकत तक पहुंचा। तो कहानी शुरू होती है 1889 में, ऑस्ट्रिया से। हिटलर की शुरुआती जिंदगी ना कला की दुनिया में अपनी जगह बनाने की एक नाकाम कोशिश थी। वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन वियना की मशहूर आर्ट एकेडमी ने उसे एक नहीं बल्कि दो बार रिजेक्ट कर दिया। फिर आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस युद्ध ने मानो उसे एक नया मकसद दे दिया। वो जर्मन सेना में भर्ती हो गया, एक सैनिक बन गया। लेकिन 1918 में जब जर्मनी युद्ध हार गया, तो ये हार उसे अंदर तक तोड़ गई। ये जो हार का जख्म और अपमान की भावना थी ना, इसी ने उसके अंदर वो कड़वाहट पैदा की जिसने आगे चलकर उसकी पूरी राजनीति को शक्ल दी। अच्छा, वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने के बाद पूरे यूरोप का भविष्य एक ट्रीटी पे आके टिक गया, वर्साई की संधि। अब कहने को तो ये एक शांति समझौता था, पीस ट्रीटी थी, लेकिन जर्मनी के लिए ये शांति नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय अपमान का दस्तावेज था। और सच कहें तो इसी संधि ने वो जमीन तैयार की जिस पर हिटलर की नफरत की राजनीति का पौधा उगा और फला फूला। और इस संधि की शर्तें इतनी ज्यादा सख्त थीं, इतनी अपमानजनक थीं कि आप सोचकर देखिए, एक पूरे देश की सेना को घटाकर बस 1 लाख सैनिक तक सीमित कर दिया गया। उन पर इतना भारी भरकम जुर्माना लगाया गया कि देश की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई। उनके कई जरूरी इलाके छीन लिए गए और सबसे बड़ी बात, पूरे युद्ध का ठीकरा अकेले जर्मनी के सिर पर फोड़ दिया गया। ये एक ऐसा जख्म था जिसने पूरे जर्मन समाज के आत्मसम्मान को कुचल कर रख दिया था। तो माहौल कैसा था? निराशा और गुस्से से भरा हुआ। और इसी माहौल में हिटलर को अपना रास्ता मिला, राजनीति का। उसने म्यूनिख में एक छोटी सी पार्टी ज्वाइन की, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और यहीं उसे अपनी असली ताकत का पता चला। और वो ताकत थी उसकी जुबान, उसके भाषण। वो लोगों के दर्द को, उनके गुस्से को ऐसे शब्दों में पिरोता था कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आते थे। लेकिन हिटलर ये बात बहुत जल्दी समझ गया कि सिर्फ अच्छे भाषणों से काम नहीं चलेगा। एक ब्रांडिंग चाहिए, एक पहचान चाहिए। तो उसने सबसे पहले पार्टी का नाम बदला। नया नाम रखा, नाजी पार्टी। और ये नाम ना बड़ा सोच समझकर चुना गया था। इसमें राष्ट्रवादियों के लिए नेशनल था और मजदूरों, किसानों को लुभाने के लिए सोशलिस्ट भी, मतलब सबको साधने की कोशिश। और फिर उसने पार्टी को एक सिंबल दिया, स्वास्तिक, एक ऐसा प्रतीक जिसने पार्टी को एक बहुत ही आक्रामक और पावरफुल पहचान दी। तो 1923 में हिटलर से गलती हुई। उसने जबरदस्ती सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसे इतिहास में बियर हॉल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। खैर, ये कोशिश पूरी तरह से फेल हो गई और हिटलर को जेल हो गई। लेकिन यहां एक अजीब बात हुई। इस नाकामी ने उसे डुबोया नहीं बल्कि और बड़ा हीरो बना दिया। सरकार से नाराज लोगों की नजर में वो एक शहीद बन गया, एक ऐसा हीरो जो उनके लिए लड़ रहा था। और इससे उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। और जेल में उसने जो लिखा उससे उसकी सोच, उसकी मानसिकता साफ जाहिर होती है। देखिए वो क्या कहता है, अगर आप जीतते हैं तो आपको कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं, और अगर आप हारते हैं तो आपको कुछ समझाने के लिए होना ही नहीं चाहिए। मतलब एकदम क्लियर था, ऑल और नथिंग। जीतो तो राज करो, हारो तो खत्म हो जाओ, कोई बीच का रास्ता नहीं। ये थी उसकी क्रूर और किसी भी हाल में समझौता ना करने वाली सोच। फिर आया साल 1929 और साथ आई महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। इसने तो जर्मनी की जैसे कमर ही तोड़ दी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए। भविष्य बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा था। और इसी उथल पुथल, इसी केओस के बीच हिटलर एक मसीहा की तरह सामने आया। उसने लोगों से एक ही वादा किया, जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का। और लोगों ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। इसका नतीजा, सिर्फ 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल में नाजी पार्टी के वोट 80,000 से बढ़कर सीधे 1,40,00,000 हो गए। जरा सोचिए उस छाल के बारे में। और फिर आई वो तारीख,
30 जनवरी 1933। ये जर्मनी के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। इसी दिन प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने अडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। उन्हें लगा कि वो हिटलर को कंट्रोल कर लेंगे, कि सत्ता में आकर वो सुधर जाएगा। लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद जर्मनी की सबसे भयानक भूल साबित हुई। ये जर्मन डेमोक्रेसी के ताबूत में आखिरी कील थी। चांसलर की कुर्सी मिलते ही हिटलर ने अपना असली खेल शुरू कर दिया, डेमोक्रेसी को जड़ से उखाड़ फेंकने का। देखिए कैसे उसने एक एक करके सारे रास्ते बंद किए। स्टेप 1, जर्मन संसद में रहस्यमयी आग लगी। इल्जाम किस पर डाला? कम्युनिस्टों पर, और इसी बहाने लोगों के सारे अधिकार छीन लिए गए। स्टेप 2, एक ऐसा कानून पास किया गया, इनेबलिंग एक्ट, जिसने सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर हिटलर के हाथ में दे दी। मतलब अब वो जो चाहे वो कानून बना सकता था। स्टेप 3, उसने अपनी ही पार्टी के अंदर जो लोग उसके खिलाफ थे उन्हें बेरहमी से मरवा दिया। और फाइनल स्टेप, जैसे ही प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत हुई, उसने चांसलर और प्रेसिडेंट दोनों पदों को मिलाकर एक कर दिया और खुद को जर्मनी का सबसे बड़ा नेता, द फ्यूरर, घोषित कर दिया। और हिटलर ने अपने इस शासन को एक बड़ा भव्य नाम दिया, द थर्ड राइक, यानी तीसरा साम्राज्य। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा दावा था, एक तरह का ऐलान कि उसका ये साम्राज्य जर्मनी के पिछले 2 महान साम्राज्यों की विरासत को आगे बढ़ाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कहा कि ये साम्राज्य अगले 1000 सालों तक चलेगा। पूरी ताकत अब हिटलर के हाथ में थी और अब उसने दुनिया को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने वर्साई की संधि को फाड़कर फेंक दिया, अपनी सेना को फिर से मजबूत करना शुरू किया और फिर एक के बाद एक पड़ोसी देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया गया, चेकोस्लोवाकिया गया और फिर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग को भड़का दिया। लेकिन हिटलर के राज का जो सबसे काला, सबसे भयानक सच है, वो था हॉलोकॉस्ट। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये नफरत और नस्लवाद की बुनियाद पर किया गया एक सोचा समझा नरसंहार था, जिसमें 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। और जानते हैं नाजियों ने इस भयानक जुर्म को क्या नाम दिया? एक बहुत ही ठंडा सा ब्यूरोक्रेटिक नाम, द फाइनल सोल्यूशन टू द जूइश क्वेश्चन। और ये भयानक नरसंहार ये एक दिन में नहीं हुआ, इसे बाकायदा एक सिस्टम के तहत, एक प्रोसेस के तहत अंजाम दिया गया। पहला स्टेप क्या था? जहरीला प्रोपोगेंडा। हर मुश्किल, हर समस्या के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराओ। फिर आए कानून, जैसे न्यूरनबर्ग कानून, जिसने यहूदियों से उनकी नागरिकता, उनके सारे अधिकार छीन लिए। इसके बाद शुरू हुआ खुली हिंसा का दौर और आखिर में उन्हें घेटों में बंद कर दिया गया और फिर कॉन्सेंट्रेशन और डेथ कैंप्स में भेज दिया गया, ऐसी जगहें जहां से जिंदा वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। 60 लाख से भी ज्यादा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 60 लाख से ज्यादा इंसानी कहानियां हैं। 60 लाख जिंदगियां, 60 लाख सपने जो सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग में जलाकर राख कर दिए गए। कई सालों तक हिटलर की सेना ने पूरे यूरोप को अपने कदमों तले रौंदा, लेकिन 1942 आते आते पासा पलटने लगा, युद्ध का रुख बदलने लगा। सोवियत यूनियन में स्टालिनग्राद की लड़ाई और नॉर्थ अफ्रीका में मिली जबरदस्त हार ने ये साफ कर दिया कि हिटलर की सेना को भी हराया जा सकता है, वो अजेय नहीं है। और बस यहीं से नाजी साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और इसके बाद अंत बहुत तेजी से आया। जून 1944 में डी-डे हुआ। मित्र देशों की सेनाओं ने पश्चिम से हमला बोल दिया और पूरब से सोवियत सेना तेजी से बर्लिन की तरफ बढ़ रही थी। मतलब हिटलर अब दोनों तरफ से घिर चुका था। अप्रैल 1945 आते आते तो लड़ाई बर्लिन की सड़कों पर, हिटलर के बंकर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। तो इस पूरी कहानी का अंत कहाँ हुआ? बर्लिन शहर के खंडरों के नीचे, एक छोटे से कंक्रीट के बंकर में। वो शख्स जिसने 1000 साल तक चलने वाले साम्राज्य का सपना देखा था, उसका वो साम्राज्य सिर्फ 12 साल में ही मलबे का ढेर बन गया। और उस साम्राज्य का निर्माता एडोल्फ हिटलर, उसने सोवियत सेना के हाथों पकड़े जाने के डर से अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। तो हिटलर की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है हम सब के लिए। ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई भी समाज ये कैसे पक्का कर सकता है कि ऐसी विनाशकारी ताकतों को दोबारा सिर उठाने का मौका ही ना मिले। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो तानाशाही को जन्म देती हैं, और हम सब मिलकर उन्हें कैसे पहचान सकते हैं और कैसे रोक सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है
जिसका जवाब हम सभी को अपने आज में और आने वाले कल में ढूंढते रहना होगा।